आप व्यूअर्स को सुप्रीम कोर्ट का राजेश जैन वर्सेस अजय सिंह SLP क्रिमिनल नंबर 12802 ऑफ 2022 वाला वह फैसला जरूर याद होगा जिसने सेक्शन 138 NI एक्ट के केसेस को इतना कठोर बना दिया था कि उनका दर्जा पोक्सो एक्ट केसेस के बराबर हो गया था। उसके अनुसार आरोपियों को साबित करना होगा कि उनके ऊपर कोई ऋण या अन्य कानूनी देनदारी बकाया नहीं थी। देने वाले की क्या कर्ज देने की कोई हैसियत थी या नहीं थी, इसको भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि बचने के हर ग्राउंड को साबित करना आरोपी की जिम्मेदारी बना दिया गया था। उस केस से बहुत सारे आरोपी थर थर कांपने लगे थे। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य निर्णय देखने में सामने आया है जिसका नाम है राजाराम थ्रू एलार्स वर्सेस मरुदाचलम थ्रू एलार्स। क्रिमिनल अपील नंबर 1978 ऑफ 2013 की है, जिसे जस्टिस BR गवई और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने 18 जनवरी 2023 को पास किया है। इस केस को पढ़ने के बाद कहीं जाकर लोगों की सांस में सांस आई है। इस राजाराम वाले केस में दोनों पार्टीज के बीच कानूनी लड़ाई का लंबा इतिहास था। अनेक सिविल और क्रिमिनल केसेस इनके बीच चल रहे थे, इसलिए हम केवल जरूरी फैक्ट्स ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस केस में चेक देने वाली पार्टी राजाराम की थी और केस डालने वाली पार्टी मरुदाचलम की थी। एक ही चेक के ऊपर पार्टीज का चेक वाला मामला था और उसके ऊपर एक सिविल केस भी चलाया गया था जो प्रोमिसरी नोट के आधार पर सिविल कोर्ट के सामने इंस्टीट्यूट किया गया था। इसमें आरोपी राजाराम पक्ष का कहना था कि 3 लाख रुपए का कर्ज देना मरुदाचलम पार्टी के बस की बात नहीं थी और यह एक फॉल्स इम्प्लीकेशन का मामला था। उसके चेक को मिसयूज किया गया था। ट्रायल कोर्ट में राजाराम पक्ष ने मरुदाचलम पक्ष की इनकम टैक्स रिटर्न निकलवाकर संबंधित इंस्पेक्टर को कोर्ट में बुलाकर उसकी गवाही करवाई। हम पार्टीज को उनके नाम की बजाय उन्हें पक्ष कह रहे हैं क्योंकि जो मूल लोग थे जिनके बीच में यह मुकदमा शुरू में डाला गया था उनका देहांत हो गया था और उनके कानूनी वारिस इस लड़ाई को लड़ रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी राजाराम पक्ष की इस दलील को माना था कि मरुदाचलम पक्ष की इतनी पैसा देने की आर्थिक हैसियत नहीं थी। दूसरे एविडेंस का भी ध्यान रखा गया और 138 के केस को खारिज कर दिया गया था। अपीलों का दौर चला। अपीलों के दौरान निर्णय बदलते गए। हाई कोर्ट लेवल तक राजाराम को दोषी माना गया था। उसके बाद ये दोनों पक्ष लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर आए थे। यह केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय बसलिंगप्पा वर्सेस मुदिबसप्पा का हवाला दिया और बताया कि इससे संबंधित नियम तो हमने इस केस में पहले ही बता दिया है। यह जो केस था बसलिंगप्पा वर्सेस मुदिबसप्पा 2019 5 SCC 418 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 118A सेक्शन 139 NI एक्ट के आधार पर कुछ नियम बनाए थे और वे नियम इस प्रकार से थे। लेकिन नियम से पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन 118A NI एक्ट के अनुसार हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी कंसिडरेशन के लिए ही जारी किया जाता है। आइए अब बसलिंगप्पा वाले केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी जान लेते हैं। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का PDF मांगा जाता है। वह PDF मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। इसमें पहला नियम यह दिया गया था कि चेक का दिया जाना स्वीकार हो जाने से सेक्शन 139 NI एक्ट के तहत यह माना जाएगा, एक प्रिजम्पशन हो जाएगी कि वह चेक किसी ऋण या अन्य कानूनी देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। दूसरा नियम बनाया उन्होंने सेक्शन 139 NI एक्ट की इस अवधारणा से बचने के लिए आरोपी को एक संभाव्य बचाव
जो संभव हो उसको हम संभाव्य कहते हैं। संभाव्य बचाव या प्रोबेबल डिफेंस कोर्ट को दिखानी होगी। यह प्रोबेबल डिफेंस, प्रोबेबल माने जिसकी संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, यह प्रोबेबल डिफेंस सिविल कानून में स्वीकार की जाने वाली अधिकतम संभावनाओं वाली यानी प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के स्तर वाली होनी पर्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि एक प्रिजम्पशन बनेगी, लेकिन उस प्रिजम्पशन को हटाने के लिए एक प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाली डिफेंस दिया जाना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि अपने इस प्रोबेबल डिफेंस को कोर्ट में दिखाने के लिए आरोपी या तो अपना डिफेंस एविडेंस ला सकता है या शिकायतकर्ता के ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस में दिए गए मटेरियल के छिद्र दिखा सकता है, उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसी मटेरियल को शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी दिखा सकता है। कानून के पुराने सौंदर्य को वापस लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों में एक मनोहारी बात भी कही, और वो ये थी जो चौथी बात में लिखी है। चौथी बात क्या थी? सेक्शन 139 एनआई एक्ट से बाहर निकलने के लिए आरोपी को केवल एक प्रोबेबल डिफेंस देनी होती है, कोई परसुएसिव डिफेंस नहीं देनी होती। तो इस काम को वह खुद भी कर सकता है और मार्फत अपने कारिंदे भी करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस डिफेंस के लिए उसको कोर्ट में आना अनिवार्य हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस राजाराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 139 एनआई एक्ट के तहत एक रिबटेबल प्रिजम्पशन पैदा होती है, जिसे आरोपी बस लिंगप्पा वाले केस में दिए गए नियमों के मुताबिक वापस मोड़ा जा सकता है। इसके लिए वह आरोपी शिकायतकर्ता के तथ्यों, उसके एविडेंस और उसके द्वारा बताई गई परिस्थितियों यानी कि फैक्ट्स, एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। यहां आरोपी ने शिकायतकर्ता के इनकम टैक्स रिटर्न को कोर्ट में लाकर दिखा दिया है कि पहले 3 लाख रुपए का ऋण देने की उसकी आर्थिक सामर्थ्य तो कभी भी नहीं रही है। आरोपी ने शिकायतकर्ता के चेक दिए जाने वाली साल की, उससे पहले 2 सालों की और उसके बाद वाले साल की सभी 4 इनकम टैक्स रिटर्न्स को कोर्ट में दिखाया और संबंधित अफसर को कोर्ट में बुलाकर उसकी गवाही करवाई। शिकायतकर्ता ने तो इस दिए जाने वाली 3 लाख की राशि का अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जिक्र तक नहीं किया हुआ था। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उस शिकायतकर्ता ने आरोपी को कोई धन, कोई ऋण या कोई अन्य देनदारी वाली रकम दी हो, और यदि रकम नहीं दी है तो उसकी एवज में चेक भी नहीं काटा गया होगा। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। ऐसे सुंदर कानून के सिद्धांत हमारे कोर्ट्स में खिले हुए गुलाबों की तरह है, जिन्हें बीच बीच में आने वाली कुछ कंटीली पत्तियां कभी कभी ढांप लेती हैं, लेकिन जल्दी ही वे फिर से नमूदार होकर महकने लगते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।